चलिए प्यारे दोस्तों और बच्चों, ठीक कल वाला जो हमारा लेक्चर था वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, ठीक, जिसमें कल हमने आपको एक फ्लो डायग्राम बताया था। आगे हम उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा है टेस्टिस। ठीक, टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वर्षण, टेस्टिस। और जो टेस्टिस होते हैं ये मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। आप ये बताओ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं जो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अब आप जान लो टेस्टिस के बारे में, वर्षण के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो ओरिजिन। जो टेस्टिस की ओरिजिन है वो होती है मीजोडर्मल। कैसी टेस्टिस की ओरिजिन होती है? मीजोडर्मल होती है। ठीक, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उसमें 3 प्रकार की लेयर बनती हैं। ये मान लो 3 प्रकार की लेयर हैं। ऊपर वाली लेयर को एक्टोडर्मल कहते हैं, नीचे वाली लेयर को एंडोडर्मल कहते हैं और बीच वाली लेयर को मीजोडर्मल कहा जाता है। ठीक, ये वाली हमारी एक्टोडर्म, ये वाली होती है मीजोडर्म और ये होती है हमारी एंडोडर्म। तो ये जो हमारे गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स क्या होते हैं? गोनेट्स वो होते हैं जिसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो गैमेटोजेनेसिस 2 ही जगह हो सकती है। अगर मेल में होगी तो उससे क्या क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर फीमेल में होगी तो उससे कहोगे oogenesis। तो मेल में कहाँ होती है? टेस्टिस में। और फीमेल में कहाँ होती है? ओवरी में। तो दोनों जो हमारे गोनेट्स हैं वो मीजोडर्म से बने हुए होते हैं। अब आप जान लो टेस्टिस का शेप और साइज कैसा होता है। तो यहाँ पे लिखो शेप एंड साइज। तो इनका शेप जो होता है वो ओवल शेप का होता है, इस प्रकार का होता है। ओवल शेप का इनका जो है वो शेप होता है, ऐसे ओवल शेप। इनका शेप जो होता है वो ओवल शेप होता है। ठीक, अब इनका साइज कैसा होता है? जो इनका साइज जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी ये वाली जो है ये 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, अब इनकी चौड़ाई जो है वो भी 3 से 4 सेंटीमीटर की इनकी चौड़ाई होती है। ठीक, तो ये हमारा एक पूरा टेस्टिस है। अब बात ये आती है कि टेस्टिस बनते कब हैं, कैसे बनते हैं? तो आप एक ऐसे जान लो, तो टेस्टिस कैसे बनते हैं या कब बनते हैं? तो जो टेस्टिस हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं। अब ये इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है कि जो हमारा मेल बेबी, यानी कि जो हमारा मेल बेबी है वो अपनी मदर यानी अपनी माँ के गर्भ में, यानी कि यूट्रस में जब पल रहा होता है, अपने माँ के गर्भ यानी यूट्रस में जब पल रहा होता है, अपनी माँ के गर्भ, ये हमारा यूट्रस है, जब ये यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब 3rd मंथ, जब तीसरा महीना चलता है, तो उस तीसरे महीने में जो हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल, कौन सी? प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनती हैं। ये कहाँ बनती हैं? तो जो हमारा एम्ब्रायो होता है उसकी 4 लेयर होती हैं। पहली लेयर को एमनियन, कोरियन, योक सैक और एलेंटॉइस कहा जाता है। ठीक, तो जो हमारी ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं ये बनती हैं हमारी योल्क सैक में बनती हैं। ठीक, किस मंथ में बनेंगी? तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में बनते हैं। जब माँ 3 मंथ की गर्भवती होती है तो उस गर्भवती की अवस्था में 3 महीने की प्रेगनेंसी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनते हैं। कहाँ बनते हैं? इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक, अब इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के किस रीजन में? तो यूट्रस में बेबी होता है तो यूट्रस के अंदर बनेंगी। फिर यूट्रस के किस रीजन में, कहाँ पे? तो जो हमारा बेबी होता है उसकी 4 लेयर होती हैं। जो पहली लेयर है उसे एमनियन, कोरियन, योक सैक, एलेंटॉइस। तो योक सैक वाले रीजन में ये हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनती हैं। ठीक, उसके बाद में जब ये 3rd मंथ की धीरे धीरे प्रेगनेंसी हो जाती है, जब 3rd मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो टेस्टिस में आ जाते हैं। टेस्टिस भी तब इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। टेस्टिस जो है वो माँ के यहीं पे होते हैं, बेबी के अंदर ही होते हैं। तब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल योक सैक से निकलकर और टेस्टिस के अंदर आ जाती हैं। कौन से मंथ में आती हैं? तीसरे मंथ में। अब आप समझ चुके होंगे कि तीसरे मंथ की प्रेगनेंसी में
तीसरे मंथ की प्रेगनेंसी में जो हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं वो टेस्टिस में आ जाते हैं। अब बात ये आती है कि जो टेस्टिस हैं हमारे वो स्क्रोटम में कब आते हैं? क्या जन्म से पहले आ जाते हैं या जन्म के बाद आते हैं या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय के आते हैं, भ्रूणी अवस्था में आते हैं? तो आप ऐसे समझो बेटा, अभी बता रहे हैं। ये एक है हमारा घड़ा मान लो, इसको वर्षण कोष कहते हैं, ठीक, ये है। और यहाँ पे ये हमारे टेस्टिस हैं। टेस्टिस कहाँ है हमारे? तो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। तो जब 7th मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में टेस्टिस हमारे इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में आ जाते हैं। इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में आ जाते हैं। किस मंथ की प्रेगनेंसी में आते हैं? तो 7वें मंथ की प्रेगनेंसी में। 7th मंथ की प्रेगनेंसी में जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो हमारे इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी से, इंट्रा एब्डोमिनल रीजन से इंग्वाइनल कैनाल, जिस रास्ते से ये आते हैं उसे इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं, और हमारे स्क्रोटम में आ जाते हैं। अब ये एक स्क्रोटम है, ये यहाँ से हमारा एक स्क्रोटम है, ये हमारा स्क्रोटम है, ठीक। लेकिन यहाँ पे स्क्रोटल सैक 2 हैं। स्क्रोटल सैक का मतलब होता है कंपार्टमेंट, एक इधर कंपार्टमेंट, एक इधर कंपार्टमेंट। क्या ये एक ही टेस्टिस होगा? नहीं, एक इधर भी होगा। तो ये हमारा स्क्रोटल सैक है। ये क्या है? स्क्रोटल सैक। ये हमारा स्क्रोटल सैक है, ठीक। इस वाले रीजन को स्क्रोटल सैक कहा जाता है। इस वाले रीजन को स्क्रोटल सैक कहा जाता है। अब ये तुमने देखा होगा, अगर तुमने गौर से अपने वर्षण देखे हैं तो देखा होगा कि दोनों वर्षण के बीच में एक लाइन बनी होती है, ठीक। अब इस वाली लाइन को रेफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफे। और ये जो रेफे होता है बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको नहीं जानना है। अब ये टेस्टिस की जो वर्षण है इसके चारों ओर हेयर भी पाए जाते हैं, यानी बाल भी पाए जाते हैं, ठीक। ये हो गए। आप ऐसे जानो कि जो हमारा टेस्टिस है, इस जो इंग्वाइनल कैनाल है, मान लो इसमें ये आ रहा है, किसी कारणवश नहीं आ पाता है, आने के बाद में ये यहीं फंस जाता है, आने के बाद में यहाँ फंस जाता है। जब नहीं आ पाता है तो ना आने की कंडीशन को कहा जाता है, ना आने की कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या कहा जाता है? जब टेस्टिस नॉर्मली, लिख लो आप हिंदी में, जब टेस्टिस नॉर्मली इंट्रा एब्डोमिनल रीजन से बाई इंग्वाइनल कैनाल होते हुए स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाते हैं तो उस कंडीशन को क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहा जाता है। जब टेस्टिस नॉर्मली यहाँ से इसमें नहीं आ पाते हैं। ये वाली हमारी इंग्वाइनल कैनाल, क्या है? इंग्वाइनल कैनाल। ये हमारी इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक। जब यहाँ से नहीं आ पाते हैं तो ये कहा जाता है, नहीं आ पाते हैं तो इस कंडीशन को हॉर्निया कहते हैं कि इसमें इंग्वाइनल हार्निया हो गया। जैसे कि मान लो किसी रास्ते पे जा रहे हो और वो रास्ता ख़राब है, अगर आप नहीं आगे जा पाते हो ना तो कहते हो रास्ता ख़राब है ना, तो ये कहते हैं इंग्वाइनल हार्निया हो गई, इंग्वाइनल हार्निया हो गई, ठीक। अब ये मान लो क्या वो रास्ता हमेशा के लिए ख़राब रहेगा? नहीं, नगर पालिका को सोचना चाहिए, नगर पालिका रास्ता बना देगी। तो वहीं पे जो हमारे बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा टेस्टिस यहाँ पे आके फंसा है, इस फंसे हुए टेस्टिस को नीचे डिसेंड कर दिया जाता है। कैसे? सर्जिकल मेथड से। तो जब हम टेस्टिस को सर्जिकली डिसेंड कराते हैं, जब हम टेस्टिस को सर्जिकल मतलब नीचे डिसेंड कराते हैं तो उस प्रोसेस को ऑर्किडोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखो हिंदी में, ऑर्किडोप्सी कहते हैं। अब आप अगर इसकी हिंदी जानना चाहते हो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो बायोलॉजी के टर्म है और ख़ासकर बायोलॉजी के टर्म की अगर आप हिंदी ना जानो तो ज़्यादा बेहतर है। ऑर्किडोप्सी क्या है? ये वह चीज़ है जब यहाँ से टेस्टिस इंग्वाइनल हार्निया में आके फंस जाता है और जब डॉक्टर इसको सर्जिकली निकाल के नीचे डिसेंड कराते हैं तो उस प्रोसेस को ऑर्किडोप्सी कहा जाता है। जैसे कि मान लो आपकी रोड ख़राब है, आप रोड के ऊपर जा रहे हो और जब जा रहे रोड आगे नहीं जा पा रहे हो तो जब
नगर पालिका के पास इंफॉर्मेशन जाती है तो अपने आदमी भेज के रोड सही करा देते हैं। ठीक वैसे बच्चे के डॉक्टर बच्चे के जन्म के समय चेक करते हैं कि उसके स्क्रोटम में दोनों टेस्टिस आए हैं या नहीं है। अगर नहीं आते हैं तो इसको टेस्टिस नीचे डिसेंड करा दिया जाता है। अब बात यह आती है, एक दूसरा मेन टर्म है। मेन टर्म ये है कि मान लो अगर टेस्टिस इसमें नीचे आया और ख़राब हो गया तो टेस्टिस को बाहर निकाल देते हैं, और उस कंडीशन को कहा जाता है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी। तो मैं टॉमी शब्द कहीं लिखा मिल जाए, क्या टॉमी, ये वाला टॉमी, टॉमी कुत्ता नहीं बेटा, टॉमी शब्द कहीं मिल जाए, इसका का मतलब होता है रिमूवल। टॉमी कहीं भी शब्द लिखा मिल जाए, इसका मेन मतलब होता है रिमूवल। क्या रिमूवल? जब टेस्टिस को हम स्क्रोटम से बाहर निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है ऑर्किडेक्टोमी। टॉमी का मतलब होता है रिमूवल। दैट इज ऑल अबाउट टेस्टिस। अब एक बार फिर से आप रिवीजन कर लो। जो हमारे टेस्टिस होते हैं इनकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। ठीक, मीजोडर्मल होती है। जो टेस्टिस जो होते हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम या प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, वो तीसरे मंथ की प्रेगनेंसी में यॉल्क सेक से टेस्टिस में आ जाते हैं। लेकिन जो टेस्टिस हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। लेकिन 7वें मंथ की प्रेगनेंसी में अंडर प्रोजेस्ट्रॉन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के इन्फ्लुएंस में वो हमारे इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाते हैं। ठीक, अब जब आते समय रास्ता खराब हो जाता है तो उस कंडीशन को इंग्वाइनल हार्निया कहा जाता है। ठीक, लेकिन जब नीचे नहीं आ पाते हैं या तुम आ रहे थे नहीं जा पाओगे उस रास्ते पे, तो उससे कहा जाता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहा जाता है। लेकिन जब इसे डॉक्टर सर्जिकली सही कर देते हैं तो ऑर्किडोप्सी कहा जाता है। लेकिन जब इसे बाहर निकाल लिया जाता है तो इसे ऑर्किडेक्टोमी कहा जाता है। तो इसे ऑर्किडेक्टोमी कहा जाता है। अब आप ऐसे समझ लो कि जो टेस्टिस हैं, जैसे कि हमारी ओवरी, हमने आपको बताया था कि ओवरी भी लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। वहाँ पे ओवरी लिगामेंट से बंधी हुई थी, लेकिन यहाँ पे नीचे तकिया है, यहाँ पे एक नीचे तकिया लगी जो आप सर के नीचे रखते हो ना, ये तकिया लगी है। तो इस तकिया को कहा जाता है गुबर्नाकुलम। कौन सा कुलम? गोबर नहीं, गुबर्नाकुलम कहा जाता है। ठीक, ये तकिया होते यहाँ पे ऐसे रखे होते हैं ताकि किसी भी प्रकार का इनमें कोई झटका ना लगे। तो ये जहाँ पर रखे होते हैं, इस कंडीशन को, इस वाले रीजन को गुबर्नाकुलम कहा जाता है। तो हमने आज पूरा टेस्टिस पढ़ा दिया। अब बात ये आती है कि व्हाई टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम। क्यों आते हैं? तो इसलिए आते हैं क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है। इसलिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर स्क्रोटम का कम होता है, इसलिए नीचे डिसेंड करा दिए जाते हैं। अब एक बात मान लो कि अगर बच्चे का जन्म हो और ये टेस्टिस ना चेक किए जाएं और ऊपर बॉडी में ही रह जाएं, नीचे ना, मतलब इनको नीचे ना लाया जाए, तो अगर जब उसकी प्यूबर्टी होगी तो बच्चा फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे में सीमन तो बनेगा लेकिन स्पर्म नहीं बनेंगे। सीमन और स्पर्म में एक मेजर डिफरेंस जो हम आपको कल वाली क्लास में बताएंगे, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करते हैं। दूसरा मेन क्वेश्चन ये है कि लाइफ टाइम तक टेस्टिस में स्वेलन तो आ सकती है, वो अलग है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो हमारी ओवरी हैं वो जब उनका मीनोपॉज हो जाता है तो उनका साइज थोड़ा सा घट जाता है, जबकि टेस्टिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम टेस्टिस को सर्जिकली निकाल के रिमूव कर दें तो क्या उसके बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टेस्टिस को, जैसे मान लो ये टेस्टिस है, टेस्टिस को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो जो बैल है, देखो सांड और बैल में मेजर डिफरेंस होता है। जो सांड होता है वो बहुत अग्रेसिव होता है, उसमें बहुत गुस्सा होती, लेकिन जो बैल होता है बहुत सीधा होता है और खेतों में जोतने का काम करता है, क्योंकि बैल को कहते हैं बधिया का मतलब होता है ऑर्किडेक्टोमी उसकी हो चुकी है, यानी जो उसके टेस्टिस हैं बाहर निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये मोर अग्रेसिव होता है, इसलिए बैल में नहीं पाया जाता, जबकि सांड में होता है। सांड में क्यों होता है? क्योंकि इसमें
क्योंकि इस इंसान को बेटा बुल भी कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसमें टेस्टिस पाए जाते हैं, जबकि इसमें सर्जिकली बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगर आप किसी एनिमल के निकाल दोगे, टेस्टिस निकाल दोगे, तो जो उसका बिहेवियर एग्रेसिवनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा टेस्टिस है। हम फिर मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।